हाय स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। उसमें हमने जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था और उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इसके लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, कोशिका कैसे बनती है, कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखते हैं कोशिका कैसे बनती है। तो कोशिका मुख्य रूप से 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इसके 3 मुख्य गुण इसमें दिखाई देते हैं। सबसे पहला है इसमें प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। अब प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव, ये तीनों क्या होते हैं, ये होते हैं कोशिका का संगठन करते हैं, ये संरचनात्मक भाग होते हैं उसके। इनसे ही मुख्य रूप से कोशिका बनती है। इसके अतिरिक्त कोशिका में और भी पाए जाते हैं, जैसे कोशिका द्रव होता है, इसमें बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे कोशिका अंगक। इन कोशिका अंगकों को क्या कहते हैं? जैसे कि हो गया अंतःप्रद्रव्य जालिका, ER कहते हैं इसको, अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टर, रसधानियाँ, ये सारी चीज़ें कोशिका द्रव के अंदर। तो इन कोशिका अंगकों को भी हम पढ़ेंगे, पर इनकी 5-5, 6 लाइन पढ़ लेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा ये हैं क्या, इनका कार्य क्या है। मुख्य रूप से हमें कोशिका के ये तीनों भाग पढ़ने हैं, ये तीनों गुण पढ़ने हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली में क्या है? प्लाज्मा झिल्ली सबसे बाहरी आवरण होता है। प्लाज्मा झिल्ली, देखो एक मैं डायग्राम बताती हूँ आपको जंतु कोशिका और पादप कोशिका का। इसी में दिया है, कहाँ गया, पादप झिल्ली, जंतु कोशिका। तो क्या होता है, पादप झिल्ली और पादप जंतु कोशिका और पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कहलाता है, देखो ये जंतु कोशिका का ये सबसे बाहरी आवरण, जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण ये है, प्लाज्मा झिल्ली होता है। इसी तरीके से पादप कोशिका बनाएंगे हम। तो पादप कोशिका का डायग्राम चलो मैं यहीं पर ड्रॉ कर देती हूँ, जिससे आपको दिक्कत ना आए। ये हमारी हो जाएगी पादप कोशिका, ये इसमें केंद्रक साइड में होता है, और ये होती है हमारी रसधानी। तो देखो इसमें ये प्लाज्मा झिल्ली है, बट इसकी पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली अंदर वाली होती है। इसमें ये है प्लाज्मा झिल्ली और इसमें ये है। और जो बाहरी आवरण है इसको कहते हैं हम कोशिका भित्ति, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये होती है कोशिका भित्ति, ठीक है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। इसमें केंद्रक बीच में पाया जाता है, इसमें केंद्रक पादप में साइड में पाया जाता है, ठीक है। इसमें पादप कोशिका में रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रसधानियाँ पाई जाती हैं और प्लास्टेड पाए जाते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। तो ये तो थोड़ा सा अंतर भी देख लिया हमने और पता चल गया हमें कि प्लाज्मा झिल्ली होती कहाँ पर है। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या है? बाहरी आवरण होता है जो हमारे अंदर के कोशिकांगकों की बाहरी आवरण से रक्षा करता है, या बाहरी वातावरण से हमारे कोशिकांगकों की रक्षा करता है। तो ये तो हमें प्लाज्मा झिल्ली का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है। अभी तो हमें प्लाज्मा झिल्ली के बारे में डीपली पढ़ना है। देखो यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पादपों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। कोशिका झिल्ली को इसीलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। यहाँ से प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती है, इसीलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक आप एक आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अभी अभ्यास में लास्ट में देखने को मिलेगा। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे जाते हैं। तो इसके लिए हम कोशिका झिल्ली को, जो झिल्ली में 2 क्रियाओं को पढ़ेंगे। एक होता है परासरण और एक होता है विसरण। क्या होता है? विसरण और परासरण। तो ये दोनों क्या होते हैं? देखो उच्च सांद्रता से पदार्थ का, उच्च सांद्रता से क्या, पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना, पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। और जल के अणुओं का परासरण में क्या जाएगा हमारा? परासरण, ये था पदार्थ का, ये हो जाएगा जल के अणुओं का, जल के अणुओं का पारगम्य झिल्ली, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली जो अभी हमने पढ़ी है, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है।
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता रहेगी, पर इसमें परासरण में जल के अणु होंगे जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर जाते हैं। अब ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होती है? देखो, ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, अभी मैंने क्वेश्चन बताया, ये आएगा। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होती है? कुछ पदार्थों को आने जाने देती है और कुछ को रोकती है, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये सभी पदार्थों को अपने में से नहीं जाने देती, केवल कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को जाने देती है, सभी को नहीं जाने देती। तो जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? हम परासरण कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका परासरण। तो विसरण और परासरण समझ में आया। पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण, और जल के अणुओं का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। तो ये आपका परासरण विसरण ये दोनों किस में आ जाएंगे? प्लाज्मा झिल्ली में आपको पढ़ना होंगे। इसके बाद हम देखते हैं, इसमें हम एक एग्जाम्पल भी लेके बता सकते हैं आपको CO2 का। जैसे CO2 की सांद्रता अधिक, उस समय उच्च सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकल जाती है। अगर कोशिका के अंदर CO2 की मात्रा अधिक है तो उच्च सांद्रता द्वारा CO2 बाहर निकल जाती है। अब परासरण भी 3 प्रकार का होता है: अल्प परासरण, समतापी परासरण, समपरासरण और अति परासरण। अल्प परासरण में क्या होता है? देखो, 3 तरह का होता है परासरण भी। अल्प परासरण जो विलयन होता है, अल्प परासरण, दाबी विलयन, और होता है एक सम परासरण, दाबी विलयन, और एक होता है अति। अल्प, सम और अति। तो अल्प में क्या होता है? अल्प में जैसे कि एक पेड़ है, उसकी पत्तियां, एक पेड़ की पत्ती में जब हम पेड़ की जड़ों में, पेड़ है ये, इसकी जड़ें हैं ये, इसमें जब हम पानी डालते हैं तो पानी के अणु क्या करेंगे? बाहर रह जाएंगे या पत्ती के अंदर जाएंगे? पत्ती के अंदर जल की मात्रा कम है तो ये जल के अणु क्या करेंगे? अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होकर पत्ती के अंदर चले जाते हैं, अधिक से कम की ओर अंदर जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा अल्प परासरण। समझ में आया? जड़ों में जब पानी जाता है तो वो अल्प परासरण का उदाहरण है। जब हम पानी की मात्रा बाहर ज़्यादा है और जड़ों के अंदर कम है तो वो पानी अंदर प्रवेश कर जाता है, ये होगा हमारा अल्प परासरण। अति परासरण में किशमिश का उदाहरण देखते हैं। किशमिश में क्या है? किशमिश के अंदर जब वो जल में डूबी रहती है तब उसमें क्या है? पानी की मात्रा अधिक है, और जब उससे पानी बाहर निकल जाता है, किशमिश पिचक जाती है, वो एकदम से सिकुड़ जाती है, तो क्या होता है? वो उसमें अधिक, किशमिश के अंदर से पानी बाहर जा रहा है, किशमिश के अंदर से पानी बाहर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो अति परासरण। अंदर से बाहर आ रहा है, क्योंकि अंदर ज़्यादा मात्रा है ना, तो बाहर आ रहा है, तो ये हो जाएगा अति परासरण। और समपरासरण में क्या होता है? समपरासरण में ना तो पानी अंदर जाता है ना बाहर जाता है, वो समान रहता है दोनों तरफ, पानी ना अंदर होगा ना बाहर होगा, समान रूप से रहेगा, स्थिर। तो ये तो हो गया हमारे तीनों परासरण में हमने पढ़ लिए तीनों टाइप उसके। तो विसरण और परासरण इतना ही काफ़ी है। और जो यहाँ से देखना आप इतना पढ़ोगे, ये इसमें क्या है? विसरण को ही समझाया गया है। CO2 की मात्रा अधिक है तो वो बाहर चले जाएगी, कम हो जाएगी। विसरण और परासरण को क्रियाकलाप के द्वारा समझाया गया है, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। देखो, और आपको यहाँ पर अति सभी चीज़ें मिलेंगी। अति परासरण विलयन किसे कहते हैं अभी समझा दिया हमने आपको, ये भी। और भी देखो, समपराश्री विलयन क्या है कहते हैं, ये भी समझ लिया आपने शॉर्ट में। इतना सारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये क्रियाकलाप भी नहीं पढ़ने आपको। अब चलते हैं हम आगे। केंद्रक, इतना हो गया हमारा पराश्रय विलयन, हो गया प्लास्टिड। अब हम देखते हैं केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव क्या होता है। फिर हम केंद्रक भी देखते हैं। केंद्रक क्या है? सेंटर में स्थित होता है, दोनों में पाया जाता है केंद्रक। पहले हम देखते हैं अब कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव जो होता है वो कोशिका द्रव 2 प्रकार का होता है। देखो, कोशिका द्रव 2 प्रकार का होता है। ये कोशिका भित्ति पढ़ लिया हमने, ये क्या करती है? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या है? बाहर की कोशिकाओं का। अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव। देखो, कोशिका द्रव कोशिका के एक बड़े क्षेत्र, जैसे जो कोशिका झिल्ली से घिरा होता है, इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा रहता है, इसे कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है जिसमें बहुत सारे विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांगक कहते हैं। अभी हमने बताया कोशिका अंगक में क्या क्या आते हैं? प्लास्टिड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, रसधानी या माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब क्या हैं? कोशिका अंगक हैं।
जो किस में पाए जाते हैं, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। कोशिका द्रव कोशिका के अंदर इस तरीके से भरा रहता है, ये कोशिका द्रव रहता है, इसमें बहुत सारे प्लास्टिड पाए जाते हैं। और कोशिका द्रव किससे, देखो केंद्रक के अंदर जो द्रव पाया जाता है उसको केंद्रक द्रव कहते हैं, और जो कोशिका के अंदर पाया जाता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं जीव द्रव। ठीक है, जीव द्रव, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव को साथ में क्या कहते हैं, जीव द्रव। तो कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव आपको समझ में आया, ये दोनों में पाया जाता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे अंगक पाए जाते हैं। तो इन अंगकों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, तो इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आगे। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या है, गोल्जी उपकरण क्या है, लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राजधानी। ये 6 कोशिकांगक जो आपकी बुक में दिए हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आगे का वीडियो देखना पड़ेगा। अभी हमें एक और छूटा है हमारा बीच वाला, केंद्रक क्या होता है, तो इसको देख लेते हैं। केंद्रक क्या है, केंद्रक के चारों ओर दोहरे पतले एवं एक स्तर होता है जो केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर आ जाता है। कोशिका द्रव के विषय में हम पढ़ेंगे, अभी बताया मैंने। केंद्रक में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब जो केंद्रक होता है उसमें एक इम्पोर्टेंट संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन, आप 10th क्लास में पढ़ोगे, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो ये कहाँ पर होते हैं दोनों विभाजन, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम में होते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्षणाकार दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम आनुवांशिक गुण होते हैं, ये क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। और आनुवांशिक गुण क्या होते हैं, जो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। अब डीएनए क्या होता है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है जिसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। कोशिका का निर्माण कैसे होना है, ये सब डीएनए में संग्रहित रहता है। तो डीएनए क्या करता है, जो भी गुण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करता है। डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। जो डीएनए का क्रियात्मक भाग होता है उसको जीन कहते हैं। जो कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती है उसमें यह डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में विद्यमान रहता है। तो ये ऐसा क्या है कि क्रोमेटिन जो डीएनए पाया जाता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। जो क्रोमेटिन अवस्था होती है, धागे की तरह की संरचना के एक जाल का पिंड होता है। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो ये क्रोमेटिन में संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिकीय जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं को बनाती है। जैसे कि अमीबा पैरामीशिया में देखा, ये टूटती जाती हैं। तो ये केंद्रक के अंदर डीएनए के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। बैक्टीरिया वगैरह ये केंद्रक विभाजन के द्वारा 1 से 2 बन जाते हैं। वो यूग्लिन आप देखा है ना, वो उन सभी में। तो ये था हमारा केंद्रक के बारे में इतना काफ़ी है। केंद्रक के अंदर आप क्या लिख सकते हो, इसमें केंद्रक में डीएनए पाए जाते हैं जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाने का कार्य करते हैं। इसमें कोशिका विभाजन होता है, संतति कोशिकाएं बनती हैं, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो। तो आपको हमने केंद्रक पढ़ा दिया, कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव। अब कोशिका द्रव को हमने जीव द्रव बताया, इसमें केंद्रक में पाया जाएगा तो केंद्रक द्रव, कोशिका में पाया जाएगा तो कोशिका द्रव। केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव बनाते हैं। तो हमारे एक रिवीजन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन आता है आपका, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अंदर बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है, इसीलिए इसको वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। और आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है। तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है।
1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। बाकी आप जो बुक है इसकी रीडिंग करोगे तो अभी आपको जो पढ़ा है वो सब इसमें मिल जाएगा। हमने इतना डीपली नहीं पढ़ा है, शॉर्ट में बता दी जिससे आपका समझ में आ जाए। अब आप एक बार रीडिंग करना है इस बुक की तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कभी कभी ऐसा भी आता है। तो कोशिका भित्ति पादपों में सेलुलोज की बनी होती है, और भी हैं बैक्टीरिया वगैरह, उनमें अलग अलग पदार्थ की बनी होती है। और जो कोशिका भित्ति होती है वो संरचनात्मक दृढ़ता देती है। ठीक है, तो इतना आज के लिए काफ़ी था। आगे के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें हम ये आपके 6 कोशिकांग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा और ये चैप्टर भी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब